मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको गोलीय कोष या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलवा दिया था, ठीक है ना। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? जो गोलीय कोष था ना, उसके बाहर ई आउट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², राइट। सतह पर पढ़ा था बेटा ES बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और अंदर क्या पढ़ा था? E बराबर 0। ओके, क्योंकि अंदर उस गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश था ही नहीं, और आवेश की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा किस प्रकार से बनाएंगे, तो जरा देखिए आप, ये बाहर के लिए, सतह के लिए ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो यहां हेडिंग डाल देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का दूरी R के साथ ग्राफ। देखें बेटा, ये दूरी R, ये विद्युत क्षेत्र E, ओके, ये ओरिजिन मूल बिंदु। तो विद्युत क्षेत्र E का दूरी के साथ मुझे ग्राफ बनाना है। तो जरा देखें, आप ऐसे मान लो इसको, यहां पर ये गोलीय कोष है, ठीक है। क्या है ये? गोलीय कोष। तो हम जानते हैं कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु कहां होगा? गोलीय कोष के अंदर। सतह क्या हो गई? यहां पर हो गई बेटा सतह। तो सतह के लिए मैं क्या लिखूंगा? अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको इस प्रकार से, E मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है ना। अब देखो सतह के लिए क्या कंडीशन होती है? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। बाहर के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बिंदु P गोलीय कोष के बाहर है, और r लेस देन R के लिए क्या है? मेरा बिंदु P गोलीय कोष के अंदर है। अब देखो बेटा, सतह पर नियत आता है, कांस्टेंट आता है, सर्वाधिक आता है। तो सतह पर ये आता है, तो सतह पर जब नियत आएगा ना, तो उसको ऐसे बनाया जाएगा, दूरी के साथ कोई डिपेंड नहीं करता, दूरी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होता है, तो ऐसे बनाएंगे। अंदर होता नहीं है तो E बराबर 0 लिख देंगे, कोई रेखा नहीं प्राप्त होगी। और बाहर दूरी के साथ इस प्रकार से घटता है, लेकिन ये रेखा इस वाली रेखा को स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि ये रिलेशन आता है ना, E समानुपाती 1/r²। ओके, R अनंत होने पर क्या होगा? जब ये E 0 होगा तो अनंत स्पर्श, मतलब अनंत पर जाकर स्पर्श करेगी। ओके, इस प्रकार से ये जाती हुई दिखेगी। ये सतह हो गई। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र वाली रेखा ये है, तो सतह पर दर्शाऊं तो ES बराबर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है ना। ये सतह वाला अंदर 0 हो गया, E इन लिख दो यहां, और ये आउट हो गया, E आउट। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ इस प्रकार से ग्राफ आपको बनाना है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। तो कल वाला जो डेरिवेशन था आपको यहां तक करके आना था। हालांकि काफी बार ये 1 नंबर में ये ग्राफ भी पूछ लिया गया है, 1 नंबर में, ठीक है। तो आसानी से आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना, E वर्सेस R में, ठीक है। अब देखो, आज का न्यू हेडिंग है हमारा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा अनुप्रयोग गाउस के नियम का। नंबर 2, गाउस के नियम से
गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ध्यान रखना भैया, ये गोलीय चालक है। ओके, गोलीय चालक के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो किस प्रकार से करोगे आप। सेम कल जो मैंने डेरिवेशन आपको ड्राइव करवाया था ना, उसी की तरह है। वो गोलीय खोखला गोला था या गोलीय कोष था। यहां पर एक शब्द आ रहा है चालक गोला या गोलीय चालक। तो आपको मैं इसकी थोड़ी सी संरचना बताऊं कि ये देखो एक गोलीय चालक है, ठीक है ना, या चालक गोला है। क्लियर। अब मैंने, अच्छा इसका केंद्र क्या है, O है, त्रिज्या R है। अब मैं इसको आवेश देता हूं, आवेश दे दिया मैंने, +Q आवेश दे दिया। एक आवेश आया, दूसरा आवेश आया, खोखला है, दूसरा आवेश आया, ये आवेश आया। इस प्रकार से इसमें अंदर आवेश एकत्रित हो गया। मैं देता जा रहा हूं आवेश। अब जो पहले से उपस्थित इसके अंदर आवेश है, वो दूसरे जो आया है इसके पास दूसरा आवेश, दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और प्रतिकर्षण बल के कारण हमेशा ध्यान रखना, ये आवेश अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करेगा। कौन सी दूरी पर, अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करेगा। ध्यान रखना, किसके कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण। कोई भी आवेश हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो हमेशा हमेशा अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके वो न्यूनतम दूरी पर रहना पसंद करते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम कौन सा आवेश दे रहे हैं इसको, पॉजिटिव आवेश। तो पॉजिटिव आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और प्रतिकर्षण बल के कारण ये हमेशा अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करेंगे। तो अधिकतम दूरी पर कैसे जाएगा, ये इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। हम यहां से आवेश लगातार देते जा रहे हैं किसी युक्ति के द्वारा, आवेश उसकी सतह पर वितरित होता जा रहा है। ठीक है। और जब हम आवेश देना बंद कर देंगे तो वो एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा, क्योंकि एक समान परिमाण का आवेश है। ओके, ये क्लियर आ गया। तो अब आप देखो, इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो ये जो सिचुएशन बनी है सेम टू सेम प्रीवियस लेक्चर जैसी है। बोलो कैसे, गोलीय कोष भी तो ऐसा ही था, उसकी भी तो सतह पर आवेश था, ये भी खोखला वो भी खोखला। तो सेम डेरिवेशन जो मैंने कल ड्राइव करवाया था वही डेरिवेशन इसका होगा, बशर्ते अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहां पर लिखा हुआ है चालक गोला लिखूंगा मैं, और कल क्या लिखा था मैंने, गोलीय कोष। गोलीय कोष, तो गोलीय कोष को किससे रिप्लेस करना है मुझे, चालक गोले से। ओके, तो कल वाले डेरिवेशन में जहां गोलीय कोष लिखा था उसकी जगह आपको चालक गोला लिखना है, और डिक्टो बिल्कुल कल की तरह डेरिवेशन को सेम टू सेम नोट कर लेना है। क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है ना। इतनी लैंग्वेज जरूर लिखनी है कि जब किसी हम चालक को आवेश देते हैं तो आवेश प्रतिकर्षण बल के कारण हमेशा अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करता है, अर्थात अधिकतम दूरी पर स्थापित हो जाता है। ठीक है। और ऐसे आप चित्र बना करके ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दोगे और कल वाली लैंग्वेज को बिल्कुल लिख दोगे, और इसमें ये गोलीय कोष की जगह क्या लिख दोगे बेटा, चालक गोला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ। ठीक है ना, ये आप इसको नोट कर लें। हाँ बेटा, गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग बहुत शानदार है। इसमें दे रखा है अचालक गोला। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, गोलीय कोष पढ़ लेना और चालक गोला पढ़ लेना, दोनों के लिए डेरिवेशन सेम है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे टॉपिक में अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो जरा ध्यान रखना, पहले हम अचालक गोला बनाएं,
ये देखो बेटा अचालक गोला है, ठीक है ना, ये अचालक गोला बना दिया मैंने। अब अचालक गोले की खासियत होती है, अचालक में आवेश का प्रवाह तो होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता, ठीक है ना। तो अचालक गोले को जब मैं आवेश दूंगा ना, तो आवेश उसी स्थान पर वितरित रहेगा जिस स्थान पर दिया जा रहा है। एक्चुअली चालक में तो आवेश का प्रवाह होता है, चालक में जैसे ही आवेश दोगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा, आवेश का प्रवाह होने लग जाएगा। और अचालक गोले की खासियत है कि जब अचालक गोले को आप आवेश दे रहे हो ना, तो आवेश उसी स्थान पर उपस्थित रहेगा जिस स्थान पर आपने दिया है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, याद है ना, तो कांच की छड़ पर धनावेश आया था तो उसी स्थान पर वितरित हो गया था जहां से इलेक्ट्रॉन गए थे। जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसी स्थान पर क्या उत्पन्न हो गया था? धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, ठीक है ना। तो कुचालकों में आवेश का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये अचालक गोला है, जहां आवेश दिया जा रहा है उसी स्थान पर आवेश उपस्थित हो जाता है इसमें, ये अचालक गोला, ठीक है। एक समान रूप से हमने इसमें वितरित कर दिया। इसका केंद्र क्या है बेटा? O, और त्रिज्या क्या है? R। अब इस अचालक गोले के कारण मुझे वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां कहां? 3 बिंदुओं पर, एक तो बाहर, एक सतह पर, एक अंदर और एक केंद्र पर, ठीक है ना। 4 बिंदु होते हैं। बताओ कौन से नियम से ज्ञात कर रहे हैं? गाउस के नियम से। क्या इस पर गाउस का नियम लग पाएगा? नहीं लगेगा। क्यों? इस आवेश को मुझे क्या करना है? परिबद्ध करना है। क्या करना है? परिबद्ध करना है। और परिबद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के, मैं यूं बोल सकता हूं ना, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ओके, तो देखो पहले इसकी लैंग्वेज सुन लो। चित्र में दिया है एक अचालक गोला जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R है, जिसके संपूर्ण आयतन में अचालक गोला है ठोस, संपूर्ण आयतन में प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तब इसका आयतन आवेश घनत्व है, रो से दर्शाएंगे। आयतन आवेश घनत्व है, आवेश बटे आयतन। तो आवेश बटे आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? तो Q इक्वल टू क्या आ गया बेटा? तिरछा गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4/3 पाई आर क्यू रो। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 आ गया। यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इस अचालक गोले के कारण बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो पहला केस डाल लेते हैं, नंबर 1। जब प्रेक्षण बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अचालक गोले के बाहर स्थित हो, क्या लिखूंगा बेटा? R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। क्यों लिखा? स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा है, क्योंकि मेरा जो बिंदु P है वो बाहर स्थित है। बाहर ही तो ज्ञात करना है बिंदु P पर, ये प्रेक्षण बिंदु है जहां मुझे फाइंड करना है। ओके, तो कैपिटल R का मान छोटा होगा स्मॉल r के मान से, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अगर मैं इतनी बड़ी हिंदी भी ना लिखूं ना, तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख दूं ना, तो भी एग्जामिनर पहचान लेगा कि सही किया है। तो देखो आप इसके लिए, अब मैं क्या लिखाऊंगा नीचे हिंदी, इसके लिए या बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैंने स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की रचना की। तो ये गाउसियन पृष्ठ है बेटा, ये गाउसियन पृष्ठ है S1, 3D में ही होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल, अच्छा खोखला है तो इसका क्षेत्रफल लिया जाएगा,
4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो बिंदु P पर, अच्छा इससे परिवर्त आवेश कितना होगा इस गाउसियन पृष्ठ से, सिग्मा क्यू बराबर क्यू, ये लिखना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या है बेटा, जरा ध्यान रखना। अच्छा एक बात और देखो, इस अचालक गोले को मान लो ये जयपुर में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, जयपुर में, और इसको आप अपने घर से, अपनी कॉलोनी से देखना चाहते हो, और जयपुर की जो विधानसभा है उस क्षेत्र में ये रखा हुआ है, और आप इसको अपने घर से देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो यूं बताओ कैसा नजर आएगा, ये बिंदुवत नजर आएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अच्छा कैसा नजर आएगा, बिंदुवत नजर आएगा। तो देखो जी, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर है बिंदु P, ठीक है ना। जब पॉइंट चार्ज नजर आ रहा है तो पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, kq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी, ये आता है, क्लियर। अब देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो जो गाउसियन पृष्ठ मैंने S1 लिया है, ये S1 पृष्ठ के लिए है, ठीक है ना। तो S1 पृष्ठ पर मुझे E वेक्टर और dA वेक्टर में रिलेशन निकालना है, ओके। किस किस में रिलेशन निकालना है, E वेक्टर और dA वेक्टर। तो जरा देखें यहां पर E वेक्टर में रिलेशन, E वेक्टर दर्शाओ। तो देखो जी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो कैसे आती है, दूर दिशा में, तो यहां पर ऐसे होगा E वेक्टर। dA वेक्टर गोला है, अंदर तो ऑब्जर्वर होगा नहीं, ऑब्जर्वर बाहर होगा, बाहर से ऑब्जर्व करेगा, तो dA की दिशा भी कहां होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की होगी, ठीक है ना। दोनों एक डायरेक्शन में है, तो थीटा 0, क्योंकि E वेक्टर पैरेलल टू dA वेक्टर, क्लियर। तो देखें बेटा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं 0, cos 0 की वैल्यू A, और क्योंकि E क्या है इस गाउसियन पृष्ठ पर, नियत, कल भी बता चुका हूं। अच्छा इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लेक्चर नंबर 9 और 8 को जरूर देखें, 8 और 9 पढ़ोगे तभी लेक्चर नंबर 10 आपकी समझ में आएगा, ओके। डायरेक्ट आप इस क्लास को ज्वाइन किया हो आपने तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। लिंक है, मैं बता रहा था ना कि फिजिक्स में एक रिलेशन होता है जिसे कोरिलेशन कहते हैं, तो वही कोरिलेशन है। इसके प्रीवियस लेक्चर को आप देखोगे तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है जी। अब देखो E नियत, तो फाई इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो गया, dA, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और क्योंकि dA जो गाउसियन पृष्ठ लिया है खोखला, उसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो बेटा, फाई बराबर E 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो गाउस का नियम लगा दे, गाउस के नियम से क्या होगा, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बराबर क्यू बता दिया ना मैंने, इस गाउसियन पृष्ठ से परिवर्त आवेश सिग्मा क्यू बराबर क्यू ही होगा, क्यों एक ही परिमाण का आवेश है पूरा, एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 कंपेयर कर ले समीकरण 1 व 2 से, तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बटे में चला गया, और क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये बाहर आ गया बेटा, और ये तो आना ही था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको ओरल आंसर है। अब देखो या ये k की वैल्यू होगी बेटा, इस पर समीकरण डाल दें अपन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना, और ये 2 और 3 हो गए, और ये हो गया बेटा 4,
ये तो आवेश के पदों में आ गया। अगर मैं सिग्मा के पदों में लाऊं, रो के पदों में लाऊं, क्या है रो, आयतन आवेश घनत्व के पदों में लाऊं तो कैसे आएगा? तो समीकरण 4 में एक सी वैल्यू मान रख देता हूं, ठीक है ना। तो समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रखने पर तो देखिए बेटा, ई आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई से 4 पाई गया बेटा, तो ई आउट बराबर क्या आता है बताओ? पाई से पाई आर क्यू रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आता है समीकरण नंबर 5। देखो दूरी के साथ वही रिलेशन आ रहा है और वही आएगा भी और आना भी था। क्यों भाई? दूर से जब इस गोले को देखोगे तो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा और पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र का जो मान आता है वो ये आता है k q अपॉन r स्क्वायर। वो भी तो है k q अपॉन r स्क्वायर, k की वैल्यू रख रखी है यहां। मैंने बोल तो दिया था आपको कि अगर कुछ ना कहा जाए तो इसको रखा हुआ मैं कहां मानूंगा? हवा या निर्वात में। क्लियर? तो देखो बेटा, स्पष्ट है कि ई आउट समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो दूरी के साथ ये रिलेशन आता है। क्लियर? और सतह पर भी सेम, स्मॉल r की जगह में क्या रख दूंगा? कैपिटल R। अंदर की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी बस। क्यों? ये उचालक गोला है, अचालक गोला है। अचालक गोला होने के कारण ठोस है। जब मैं गाउसियन पृष्ठ अंदर लूंगा तो आवेश का मान थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? हैं? सतह पर निकालें, जब प्रेक्षण बिंदु P सतह पर हो, सेकंड केस, जब प्रेक्षण बिंदु P सतह पर हो तो R बराबर कैपिटल R। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। समीकरण 4 व 5 में रखने पर तो ES 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर आएगा, बराबर सतह, सतह पर यहां लिख दिया सर्वाधिक होगा, ये मैक्सिमम आएगा बेटा सतह पर, क्योंकि ये दूरी के साथ डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अच्छा, इसके पदों में निकालें, रो के पदों में समीकरण 5 से ES बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो आपको क्या करना है? 5 में स्मॉल r की जगह क्या रखना है? कैपिटल R। तो रो r, एक r तो बचेगा ऊपर, r स्क्वायर नीचे से कट जाएगा और 3 एप्सिलॉन नॉट। राइट? राइट जी? ओके, तो इसको आप ढंग से कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, पेपर में जरूर आता है, समझ में आ गया होगा। रफ कॉपी में बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।